तो स्टार्ट करते हैं आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से। तो प्रीवियसली हमने कल जो देखे थे एक्ट लास्ट लेक्चर के अंदर, वो देखे थे 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1861 का एक्ट एंड 1892 का एक्ट जो था। तो मैं थोड़ा सा उनको समराइज कर देता हूँ। 1813 के एक्ट के अंदर जिन कीवर्ड्स को हमको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो कीवर्ड्स है 1 लाख रुपए, एक तो कि 1 लाख रुपये जो है एजुकेशन को दिए गए। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भी अलाउ किया गया ऑफिशियली कि भाई आप अपनी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो, है ना। एंड थर्ड जो पॉइंट था वो था टी एंड चाइना। तो इंडिया के अंदर टी और चाइना के अंदर कंपनी की मोनोपोली को बनाए रखा गया। 1833 के अंदर क्या होता है, 1833 के अंदर सेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा टाइट कर दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है ना। और कंपनी का जो कॉमर्शियल फंक्शंस वगैरह है उनको और कर्टेल किया जाता है। टी एंड चाइना से भी जो मोनोपोली है वो समाप्त कर दी जाती है, काइंड ऑफ। वो सारी इन्फॉर्मेशन 1833 के एक्ट की हो गई। 1853 के अंदर क्या होता है, ओपन कंपटीशन को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। और इस बार कोई डेडलाइन नहीं बताई जाती है एक्ट की, जो कि प्रीवियसली बताई जा रही थी कि भाई 15 साल 20 साल के लिए ये एक्ट रहेगा। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं बताई जाती है। और इससे संकेत मिल जाते हैं कि जल्दी ही मे बी पॉसिबल क्राउन अपने हाथों में लेने वाला है पूरा रूलिंग को, ठीक है। एंड फिर 1861 का एक्ट आता है। अब यहाँ पे दोबारा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने लगेगा और जो पार्टिसिपेशन है इंडियंस का उसको इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन अभी तक भी इनको नॉन ऑफिशियल पोस्ट वगैरह ही प्रोवाइड की जाएंगी। एवन 1890 जो 2 का एक्ट है वहाँ तक भी यही कोशिश की जाएगी, है ना, कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबरशिप है वही उनको प्रोवाइड की जाए, भले ही उनके नंबर्स बढ़ा दिए जाए। हालांकि मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स ही रख रहे हैं। तो इस तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पे होगी, अपीजमेंट की कोशिशें यहाँ पे होंगी। अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 और इसको देखते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 क्या था। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मोर्ले है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो देखो आपको याद रखना है, मोर्ले मिंटो, मोर्ले जो फर्स्ट नेम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डिनोट कर रहा है और जो सेकंड नेम है वो वायसरॉय को डिनोट कर रहा है। इसी को ध्यान रखना है। तो ऐसे मोर्ले मिंटो ये पूरा बनता है। बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपको पता है वही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो था उसने इंट्रोड्यूस किया था लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन विद इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है स्टार्ट कर दिए गए थे 1892 के काउंसिल एक्ट के थ्रू। लेकिन ये फेल्ड हो गया था पूरी तरह से पैसिफाई करने के अंदर इंडियंस को, ठीक है। इस वजह से बाद में क्या किया गया, फेल हो गया पैसिफाई करने के लिए, तो कुछ और कोशिश की जाएगी, रिजेंटमेंट की कोशिश की जाएगी, थोड़ा मतलब रिजेंटमेंट को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये लॉट ऑफ रिजेंटमेंट हो चुका था लॉर्ड कर्जन खिलाफ भी, क्योंकि 18 आपको पता है 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी वजह से लोगों के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में लॉर्ड कर्जन को लेके भी रिजेंटमेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से। और कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था और कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट भी हो गया था। एंड गवर्नमेंट ऑन वन हैंड वांटेड टू सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको गवर्नमेंट सप्रेस करना चाहती थी और मॉडरेट्स को पैसिफाई करना चाहती थी। तो ये एक्ट लाया गया, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स लाए गए ताकि मॉडरेट्स को पैसिफाई किया जा सके और इस तरह से रिजेंटमेंट है उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की जाए कैसे भी करके, ताकि कोई रिवोल्ट ना हो पाए। इस वजह से ये एक्ट लाया गया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो वैसे ही इसमें प्रोविजंस होंगे, आप देखना जैसा कि इसका काम जिस काम के लिए लाया गया है। तो फीचर्स देख लेते हैं हम इस एक्ट के। तो इट कंसिडरेबली इसने क्या काफी ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर दिया साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बहुत सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। आपको पता है प्रोविंशियल भी है, सेंट्रल काउंसिल भी यहाँ पे है, और जो साइज है दोनों को बढ़ा दिया जाएगा, दोनों की साइज को यहाँ पे इस एक्ट के अंदर। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 16 टू 60। काफी इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर के अंदर, ध्यान रखना। 16 से 60 कर दी गई है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर मेंबर्स की संख्या को, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एक्ट गेव रिकॉग्नाइजेशन टू आइडिया ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले कहीं पे आया है तो वो 1909 के एक्ट के अंदर आया है। एंड इसमें इंट्रोड्यूस सिस्टम किया गया है एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो ये याद रखना है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, 1909 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ध्यान रखना। अंडर दिस, इसके अंदर क्या किया गया, अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी बट मार्क्ड फॉर दी मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स वर गिवन द राइट टू इलेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा और देख लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, यहाँ पे कुछ और बताया गया है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, फॉर मुस्लिम हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटी। तो मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया उसने काफी बड़ा एक लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया इंडिया की पॉलिटी के ऊपर, है ना। और इट रिकॉग्नाइज द मुस्लिम कम्युनिटी एज ए सेपरेट सेक्शन ऑफ इंडिया। तो एक तरह से सेपरेट सेक्शन ऑफ इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी को बना दिया गया, ठीक है। और इसका परिणाम हमें आगे भी देखने को मिलेगा। इसका जो कल्मिनेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा और फाइनल कल्मिनेशन आपको पता है पार्टीशन हो जाएगा इंडिया का। तो काफी कुछ इसकी वजह से गलत हुआ। दिस एक्ट ने क्या किया, लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नॉन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो लॉर्ड मिंटो को फादर बोला जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट का, ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, क्योंकि 1909 में लॉर्ड मिंटो ही थे वाइसरॉय। एंड दिस एक्ट ट्रिगर्ड द कैंसर ऑफ हिंदू मुस्लिम डिसहार्मनी।
तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा एक्ट था जिसने हिंदू मुस्लिम डिसहार्मनी कैंसर क्रिएट किया, ट्रिगर्ड किया, तो वो एक्ट आपका था 1909 का एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर तो क्या है, ऑफिशियल मेजोरिटी है, और आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंस की, वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को ला के रख दिया गया है अपीजमेंट करने के लिए, कुल मिला के। पर रियल में कोई पावर है नहीं एक्चुअली में, लोगों के हाथ में है ना, इंडियंस के हाथ में। द एक्ट empowered द मेंबर्स टू डिस्कस द बजट एंड मूव रिजोल्यूशंस टू ऑन द बजट। अब यहाँ पे क्या है, पहले डिमांड चल देगी कि भाई हमको डिस्कस करना भी अलाउ कीजिए, तो डिस्कशन भी बजट का यहाँ पे अलाउ करवा दिया गया। ठीक है, इसके थ्रू एंड रेजोल्यूशंस भी मूव किए जा सकते थे। दिस वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछने के अधिकार दे दिए गए। इट प्रोवाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड गवर्नर्स। तो गवर्नर्स और वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनके साथ एसोसिएशन फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट किया गया है यहाँ पे इस एक्ट के अंदर। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इस एक्ट को थोड़ा सा। तो हुआ क्या यहाँ पे, पीपल ऑफ इंडिया डिमांडेड फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बट व्हाट दे अल्टीमेटली गॉट वाज बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म उनको मिला है, जबकि चाह रहे थे वो इंडियन लोग क्या चाह रहे थे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बट उन्हें मिला क्या, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज में लेंगे अपने आंसर राइटिंग के अंदर, तो काफी हेल्प करेंगे, तो इनको आपको नोट कर लेना है। द साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एनलार्ज्ड बट ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन्ड। तो देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज को बढ़ा दिया गया, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो मेजोरिटी थी सेंट्रल काउंसिल के अंदर उसको मेंटेन रखा गया है ना। द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल रिमेन्ड अनचेंज्ड, हिज वीटो पावर रिमेन्ड डाइल्यूटेड अनडाइल्यूटेड। तो वीटो पावर थी गवर्नर जनरल की, वो अनडाइल्यूटेड रही। एंड दिस एक्ट सक्सेसफुली मेंटेन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को ये बना के रख पाया ये एक्ट जो है। आप देखते हैं कि व्हाट इज बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। यदि आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, तो आप क्या बोलोगे, तो benevolent despotism, also called the enlightened despotism, is a form of government in the 18th century in which absolute monarchs pursued legal, social, educational reforms inspired by the age of enlightenment। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज़्यादा वाइटल रोल नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार कि बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म को कभी डिफाइन करने की बात आ जाती है तो वो किस तरह से इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे। यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के दौरान यूरोप के अंदर जो सब कुछ हो रहा था उसके रिगार्डिंग इन्होंने ऊपर वाली बात के ऊपर ये बात बोली है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म को आपको जानना है तो आप उसको पढ़ सकते हो, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एनालिसिस कर रहे हैं हम एक्ट को। तो देयर वाज नैरो फ्रेंचाइजीज फॉर इलेक्शंस, एंड अब यहाँ पे क्या है, फ्रेंचाइज स्टार्ट कर दी गई है, फ्रेंचाइज सिस्टम जो है पूरा स्टार्ट कर दिया गया है, बट नैरो रखा गया है उस सिस्टम को। एंड देयर वर limited power for the legislative councils and this assured a complete responsible government. The act added a new political problem with the introduction of the separate electorate system, है ना। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की जैसे एक नई पॉलिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, नो डाउट, जो कि कैंसर भी बोला जा रहा है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम डिसहार्मनी का कैंसर, डिसहार्मनी नामक कैंसर क्रिएट होता है, और जिसका कल्मिनेशन आपको पता है पार्टीशन के थ्रू उसका कल्मिनेशन होता है। नेवरदलेस मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द, तो इंपॉर्टेंट स्टेज है मॉर्लिमेंटो जो रिफॉर्म्स है, marked an important stage growth of the representative institutions in our country। लेकिन नो डाउट मॉर्लिमेंटो जो रिफॉर्म्स है वो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्टार्टिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट बताई जाती है। एक तरह से ये जो प्रोविजंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से रहे, है ना। द लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द एग्जीक्यूटिव एंड मेक सजेशंस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें रही है ना। इसके रिगार्डिंग अब हम देख लेते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव फर्दर देन डिमांड ऑफ द कंप्लीट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही। अब देख लेते हैं 1919 के अंदर जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इट प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टेड फॉर द मुस्लिम सिख इंडियंस। नहीं, देखो केवल मुस्लिम्स के लिए दिया गया है, ये जो फर्दर एक्सटेंशन है ये बाद में दिया जाएगा 1919 के एक्ट के दौरान। ठीक है, तो ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट आपकी। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस की तो कहाँ पे बात है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहा है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी है, नैरो फ्रेंचाइजी है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन यदि है तो। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज दी। तो कौन सा जो सबसे छोटा रहा, देखो 1861 के बाद तो 1892 में आई हैं चीजें, 1892 के बाद 1909 में आई है, 1909 के बाद कब आई है, 1919 में आ गई, तो आप इसी को बोल सकते हो कि सबसे शॉर्ट तो यही रहा। और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। Which one of the following act of the British India strengthened the Viceroy authority over his executive council by substituting portfolio or डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर दी कॉर्पोरेट फंक्शनिंग।
तो इसका आंसर भी आपको करना है। कहाँ पे आया था पोर्टफोलियो सिस्टम, बताइए बताइए बताइए, कल मैंने आपको बताया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 1909 एक्ट। अब हम 1919 के एक्ट के बारे में जानेंगे। आपने काफी अच्छे से 1909 के एक्ट को देख लिया है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्टेड दिस एक्ट टू फर्दर एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया को इंश्योर करने के लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे फर्दर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस एक्ट को लेके आएगी। एंड दिस एक्ट वाज रिकमेंडेड बाय एडविन मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। और जो लॉर्ड जो आपके चैम्सफोर्ड हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि वायसरॉय ऑफ उस टाइम पे थे, तो इसी वजह से इसको चैम्सफोर्ड है ना, तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। पहला तो सेक्रेटरी, जैसे आपका मॉर्लिमेंटो था वैसे ही इसका भी नाम है, पहला नाम एसओएस से है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, सेकंड नाम वायसरॉय से है, तो इन्हीं को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं, और इन्हीं को सिंपली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं, और इसी को 1919 का एक्ट भी बोल देते हैं। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द एक्ट एंड ऑफ द बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। तो यहाँ पे एंड हो जाता है बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म का, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक फीचर था इसका। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे होता है। तो पहली बात ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो आपको 1919 का एक्ट का नाम उस टाइम पे याद रखना है। ओके, आप देख लेते हैं, हम बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट देखते हैं। तो आपको पता है 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू मैन ने एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन किया। क्या हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन किया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। तो इसको डिक्लेरेशन बोला गया, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन मतलब कॉमन्स के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर तो हुआ ही करते थे, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया यहाँ पे 1917 के अंदर 20 अगस्त को। लागू बाद में होगा, लेकिन 17 में अनुस्मरण कर दिया, उसको बोल दिया गया है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। दिस थीम ऑफ द डिक्लेरेशन वाज इंक्रीजिंगली एसोसिएशन ऑफ। तो इसमें क्या था कि भाई इंक्रीजिंगली एसोसिएशन करना है इंडियंस का हर ब्रांच के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट करना है सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का। तो ये डिक्लेरेशन था, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इंडिया टू रिमेन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, उनको तो रखना ही था अभी। तो ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाएगा, एंड सुप्रीम होल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो रहेगा, सुप्रीम होल्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन्होंने बोला ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विच लूजिंग, तो इसमें कम किया जाएगा सुप्रीम होल्ड जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, और डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, प्रोविंसेज वगैरह को पावर दिया जाएगा, और इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज को इंक्रीज किया जाएगा, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। दिस एक्ट सजेस्टेड फॉर ए decentralized government. This time the manner towards the goal of the responsible government to be decided by the British Parliament. Partial responsibility in the provinces, but no change in the character of the central government. तो ये सारी बातें थी। फीचर्स ऑफ द एक्ट देख लेते हैं जल्दी से चलते हुए, है ना, तेजी से। तो अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या रहे। तो इसमें सबसे पहले तो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट टाइम पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कब किया गया? यदि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको 1919 के एक्ट के बारे में ध्यान रखना है, याद रखना है। द सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज्ड टू मेक द लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स है उनको अपने रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर अलाउ कर दिया गया, क्या, कानून बनाने के लिए। हाउ एवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज है और यूनिटरी है। इट इंट्रोड्यूस द डायरकी फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पे जो डायरकी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर मेंटेन की जाती है। द सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू कैटेगरी ऑफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो ध्यान रखना 1935 के एक्ट को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे डायरकी प्रोविंसेस के अंदर आई है। ये काफी डाउट होता है यहाँ पे लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे कि रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए हैं और ट्रांसफर सब्जेक्ट रखे गए हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वन एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एंड ऑफ द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के साथ जो डील कर रहा है वो गवर्नर कर रहा है आपका, और इसमें मिनिस्टर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो रेस्पॉन्सिबल है। और जो आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं ऑन अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नर और मिनिस्टर्स जो है वो एक तरह से ट्रांसफर सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। वहीं पे जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल डील कर रही है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ कोई उत्तरदायित्व इनका नहीं है इस कंडीशन के अंदर। स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफी हद तक।
दिस ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज द डायरकी। तो ये ड्यूल स्कीम जो है, ट्रांसफर सब्जेक्ट रखना, रिजर्व सब्जेक्ट रखना, रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर कमांड किसी की अलग तरीके से होना, ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कमांड किसी अलग तरीके से होना, इस तरीके का जो पूरा सिस्टम था इसको बोला जाता है डायरकी। ठीक है, विच मीन्स डबल रूल। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। अब थोड़ा और देखते हैं कि डायरकी, मोर ऑन डायरकी देख लेते हैं कि डायरकी क्या थी। सॉरी। तो डायरकी वाज ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन from irresponsible to responsible government, and thus provincial subjects were divided into reserve and transfer subjects. The members in control of the reserve subject be made responsible to the, हमने सारी चीजें देख ली है ना, तो इनको देखने की ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट है नहीं, हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट फीचर देखते हैं इस एक्ट का। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द बाई कैमरलिज्म। तो इसमें बाई कैमरलिज्म फर्स्ट टाइम पे सेंटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बाई कैमरलिज्म सेंटर के अंदर आ चुका है, ध्यान रखना है, आपको डाउट में नहीं रहना है, आपको 1935 1919 के एक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि आप प्रोविंसेज के अंदर तो क्या आ चुकी है, डायर की आ चुकी है, और सेंटर के अंदर बाय कैमरलिज्म लाया गया है, ध्यान रखना है आपको। तब द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, एंड लोअर हाउस से लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। आगे क्या किया गया इस एक्ट के अंदर, इसमें फर्स्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए। तो ध्यान रखना 1919 में आया है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस वाज चोजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टेड फॉर, आप देखो, सिक्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, इन 4 टाइप के ग्रुप्स के लिए और प्रोवाइड कर दिया गया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो पहले 1919 में मुस्लिम्स के लिए था केवल। एंड इट रिक्वायर्स दैट 3 ऑफ द 6 members of the Viceroy Executive Council were to be Indian। तो 6 में से 3 जो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंडियन होंगे, ये भी यहाँ पे बताया गया। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन के बिहाफ पे यहाँ पे फ्रेंचाइज वगैरह प्रोवाइड की गई, बट नैरो थी फ्रेंचाइजी और लिमिटेड थी फ्रेंचाइजी, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। देयर वाज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड अडल्ट सफरेज, यहाँ पे कोई नहीं था अडल्ट सफरेज ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, द क्वालिफिकेशन वर वेरी रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर। तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी नेचर के अंदर, काफ़ी कम लोगों को अलाउ था वोट डालना। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर यहाँ पे स्टार्ट किया गया फॉर इंडिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम पिकअप क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना 1919 में हुआ है, और लंदन के अंदर ये हाई कमिश्नर हमारे बैठा करते थे। एंड ट्रांसफर टू देम सम ऑफ द फंक्शंस विच वर प्रीवियसली परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, उनके द्वारा कुछ फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते थे वो ट्रांसफर कर दिए गए हाई कमिश्नर को, जो कि लंदन के अंदर बैठ रहे हैं, और 1919 के अंदर ही प्रोविजन किया गया है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे प्रोविजन किए गए, लेकिन बनेगा बाद में, ध्यान रखना। एज ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर ऑफ 1926। सॉरी, तो 1926 के अंदर यहाँ पे ये प्रोविजन हुआ है फाइनली, आपको ध्यान रखना है। दिस वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ ली कमीशन। अब काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना है वो 1926 के अंदर बना है। एंड दिस वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे भी ध्यान रखना है, कुछ हुआ है, सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया आई है, तो ली कमीशन भी एसोसिएटेड है इस एक्ट से, इसको भी ध्यान रखना है आपको। सॉरी, ली कमीशन इससे एसोसिएटेड है, जो आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बाद में बना है। तो दिस वाज डन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ली कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सुपीरियर सिविल सर्विसेज के लिए ली कमीशन आया था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बिहाफ पे भी आपको जो आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया गया 1926 के अंदर। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम दी सेंट्रल बजट। यहाँ पे पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू एनेक्ट देयर ऑन बजट्स। और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थे उनको खुद का बजट के लिए ऑथराइज कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। द बजट वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल। बजट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल। ये द वोटेबल आइटम्स कवर्ड। काफी बड़ा बजट, काफी बड़ा है ये एक्ट है ना, काफी सारे प्रोविजंस हैं यहाँ पे 1919 के एक्ट के अंदर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने की वजह से इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। Here the वोटेबल आइटम्स कवर्ड ओनली 1/3। यहाँ पे जो वोटेबल आइटम्स थे केवल 1/3 आइटम्स के ऊपर वोटिंग की जा सकती थी। टोटल एक्सपेंडिचर की जो आइटम्स थे उनमें से केवल 1/3 आइटम्स के ऊपर वोटिंग की जा सकती थी। एंड एवन इन दिस स्पेयर द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू रिफ्यूज और ग्रांट एनी फंड्स। ठीक है, ये और प्रोविजन था। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर। हाँ, तो इस एक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है इसकी वर्किंग के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है,
इसकी भी प्रोविजन इसमें किया गया था, जो कि बाद में साइमन कमीशन आता भी है 1927 के अंदर, आपको पता ही है, ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1927 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ ए 7 मेंबर का जो स्टैट्यूटरी कमीशन को अनाउंस किया था, बनाने के लिए चेयरमैनशिप थी सर जॉन साइमन की। एंड जो इंडिया के अंदर कंडीशंस थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटस था पूरा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है 1919 का एक्ट, उसके रिगार्डिंग एंड न्यू ये सब कुछ चीज़ों के लिए रिव्यू करने के लिए जॉन कमीशन है ना, साइमन कमीशन की एक तरह से उनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया था। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग क्या थे, ब्रिटिश थे, तो इसको बायकॉट किया गया इंडियंस के द्वारा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 के अंदर, ध्यान रखना है ना। फिर भी इन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट की है, जिसमें इन्होंने एबोलिशन ऑफ डायरकी करने के लिए बोला, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेज में हो, है ना, इसके बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, इसका भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये रिकमेंडेशन याद रखनी है, काफी काम की है, क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। टू कंसिडर द प्रपोजल्स ऑफ देयर कमीशन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाद में होती है विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन से व्हाइट पेपर, है ना, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स साइन होता है बाद में, है ना, एक लाया जाता है व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया जाता है, वाज प्रिपेयर्ड एंड रिकमेंडेशंस वर इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जो रिकमेंडेशन रहती है वो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है। अब हम देखते हैं इस एक्ट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इस एक्ट का एनालिसिस यदि हम करते हैं 1919 के एक्ट का, 1919 के एक्ट का, तो दिस एक्ट इंटेंडेड टू गिव रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ द डायरकी। तो प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस करके रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी इस एक्ट के अंदर, ठीक है। हालांकि जो इंट्रोडक्शन किया गया डायरकी का प्रोविंसेस के अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड था काफी ज्यादा, और ये फेलियर साबित हुआ, और बाद में हटाने के लिए भी बोल दिया गया इसको। द प्रोविंसेस गॉट पावर बाय द वे ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम द सेंटर। तो ये सारी बातें हुई, हमने सब पढ़ लिया, उन्हीं फीचर्स को दोबारा ये रिपीट करेंगे। और यहाँ पे एक्सटेंड एंड कंसोलिडेट किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, जो हमने देख लिया था। तो इट प्रोवाइडेड डायरेक्ट इलेक्शंस एंड फ्रेंचाइज जो थी वो काफी लिमिटेड थी, बट है ना, गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स, गवर्नर जनरल और जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे हैड ए लॉट ऑफ पावर टू अंडरमाइन द लेजिस्लेचर्स एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस रेस्पेक्टिवली। दोनों जगह पे ही अपर हैंड पे थे आपके जो गवर्नर जनरल सेंट्रल के अंदर, और जो गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के अंदर, वो दोनों ही अपर हैंड पे थे, ध्यान रखना है आपको, है ना। और काफी हद तक जो लेजिस्लेचर जो चीजें बना रहे हैं और अंडरमाइन कर सकते थे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दी एक्ट वाज टू मूव टुवर्ड्स द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हालांकि ऑब्जेक्टिव तो एक्ट का था रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जाना है, ठीक है, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म को खत्म करते हुए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जाना है। इन रियलिटी देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है। हाउएवर देयर वाज सम मेरिट्स, इस एक्ट के अंदर कुछ मेरिट्स थी, हालांकि क्या मेरिट्स थी वो, क्या मेरिट थी वो, यदि कुछ मेरिट्स जो थी वो क्या थी, उनकी बात यदि हम करें तो इट मार्केट द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ द बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म की पॉलिसी को इन्होंने खत्म कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड सम फॉर्म ऑफ इलेक्शंस एंड इट क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। Another positive of the act was that it introduced bi-cameral legislature. There was increased participation of Indians in the administration. The number of the Indians in Viceroy Executive Council was raised to 3 from 3 लोगों तक बढ़ा दिया गया ना, फ्रॉम नहीं 3 लोग बना दिए गए यहाँ पे। एंड दीज इंडियंस वर इंटरेस्टेड विद द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी इनको दिए गए थे, लाइक हेल्थ, इंडस्ट्री एंड लेबर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 1919 एक्ट, 1919 के एक्ट के बारे में था ये सब कुछ। अब हम 1935 का एक्ट देखेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा एक्ट है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उतनी ही एनर्जी के साथ अच्छे से जितने भी एक्ट बचे हुए हैं वो सब कंप्लीट करके नेक्स्ट पूरी तरह से जो हम है टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को खत्म करके, ठीक है। थैंक यू।